आपल्याच बरोबरचे बाकीचेही लोक वाचू शकतील. कोणाला तरी पुढाकार घ्यावं, आपल्याला यावं लागेल. त्या दृष्टिकोनातून आपण पहिलं पाऊल टाकतोय आणि ह्या पावलाद्वारे आपण सरकारलाही आवाहन करतोय, प्लस आपण त्याच्याचबरोबर आपले पैसे मिळवायचे आवाहन करतो. आज अनेक असे लोक बघतोय की जे बँकेतून रडतायत की आम्हाला औषधं घ्यायला पैसे नाही, आम्हाला जेवायला पैसे नाहीत, आम्हाला मोलमजुरी करायला असते. जे आम्ही आमचे रिटायरमेंटचे पैसे बँकेत व्याजात ठेवले होते की जे म्हातारपण आमचं व्याजाने व्यवस्थित आम्ही व्याज घेऊन आम्ही जगू शकतो, 2 वेळेचं अन्न खाऊ शकतो, आज त्या लोकांना वय वर्ष 60-70च्या लोकांना परत मार्केटमध्ये येऊन बाहेर पडून त्यांना मोलमजुरी करावी लागते. त्याच्याचं दुःख नाही. कोणाला जर आपली ही व्यथा जर मांडायची असेल तर मी एकच आवाहन करेन की थोडंसं आपण पुढे यावं, माईकवर तुमची काय व्यथा आहे ती सांगावी, जेणेकरून आपले जे काही पत्रकार बंधू आले ते तुमची त्याची नोंद घेतील, माध्यमातून तुमचं देतील. भले तुमचं नाव नाही छापणार, पण ती व्यथा काय चालू आहे, लोकांचे काय हाल चालू आहे, हे निश्चित माध्यमांपासून तुम्हाला जनतेपर्यंत जाता येईल, तुम्हाला जनतेपर्यंत ते पोहोचवता येईल. जेणेकरून थोडासा जनतेचा पण बाहेरच्या जनतेचा सपोर्ट मिळाला तर निश्चित बाकीच्या प्रशासनावर येतील, ते कारवाई करतील आणि लवकरात लवकर आपले पैसे परत मिळवून जातील. ही अशी एक छोटीशी अपेक्षा आहे, आशा आहे आणि या एका छोट्याशा आशेला धरून आपण पुढचं पाऊल टाकतोय. तर कुलकर्णी काका, तुमची काही व्यथा असेल तुम्ही या, म्हणजे मला ज्यांची फक्त नाव आहे त्याप्रमाणे ज्यांना संचालक मंडळाला अटक झालेली नाही, ही का होत नाही याचं कारण आपल्याला शोधणं जरुरी आहे. कारण का की हे प्रशासन बँकेबरोबर मॅनेज तर नाही झालेलं, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरी गोष्ट, तपास अधिकारी संभाजी पवार हे आदर्शमध्येही तपास करतायत, मलकापूर एका बँकेमध्ये तपास करतायत. मग हे तपास करताना एका बँकेला एक कायदा आणि दुसऱ्या बँकेला दुसरा कायदा, एका बँकेला एक कायदा दुसऱ्या बँकेला एक कायदा, असं का? त्यांना अटक केली, यांना अटक नाही झाली. त्यांच्यावर एमपीआयडी ऍक्ट, जो एमपीआयडी ऍक्ट असं म्हटलं तर भारतीय संविधान जो खातेदारांच्या संरक्षणासाठी असतो 1999 मध्ये लागू झाला, हा ऍक्ट दुसऱ्या बँकेवर लावला, मग आपल्या बँकेवर का नाही लागू शकत? हा सगळ्यात मोठा महत्वाचा मुद्दा आहे जो आपल्याला त्यांना विचारायचा आहे. आजपर्यंत आपण 2दा पोलीस कमिशनर साहेबांना भेटलो, दोघांची बदली झाली, आज तिसऱ्यांदा भेटणार आहोत, त्यांनाही आपण हा प्रश्न उपस्थित करणार आहोत. आपण मागणी केलेली आहे फॉरेन्सिक ऑडिटची. फॉरेन्सिक ऑडिट म्हणजे वरून सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडनं एक ऑडिट पथक येतं जे पूर्ण बँकेचं ऑडिट करतं. आज यांनी दाखवलेला आहे 67 कोटीचा घोटाळा, पण जर तसं म्हटलं तर प्रत्यक्षात याचा अंदाज 450 ते 500 कोटीचा वर्तवला जात आहे. याच्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट होणं जरुरी आहे. आपण याचं पत्र वारंवार त्यांना दिलेलं आहे. त्यांनी ज्यावेळेस DDR मुकेश वाघाटे जर त्या पदावर असताना त्यांनी एक लेटर पास केलेलं आहे. त्यांनी 12 मार्चच्या आसपास त्यांनी लेटर दिलेलं आहे की याचं या बँकेचं फॉरेन्सिक ऑडिट करा, पण अजून प्रत्यक्षात कुठलीही कारवाई सुरू झालेली नाही. जसं नगर अर्बन बँक घोटाळ्यामध्ये त्यांनी 65 कोटीचा घोटाळा दाखवला, पण ज्यावेळेस फॉरेन्सिक ऑडिट केलं गेलं त्यावेळेस 291 कोटीचा घोटाळा उघडकीस आला. ज्यावेळेस फॉरेन्सिक ऑडिट होईल त्यावेळेस आपल्या बँकेचा घोटाळा तेवढाच काय आहे उघडकीस येईल. सध्या चेअरमन हे बँकेची प्रॉपर्टी सुद्धा विकतायत, पण पोलीस प्रशासन काहीही करत नाहीये किंवा DDR काहीही करत नाही. नुकतीच आलेली बातमी अशी आहे, त्याची रेसी कॉपी पण आमच्या हातामध्ये, बँकेचीच इमारत त्यांनी विकून टाकली. म्हणजे बँकेचीच इमारत त्यांनी विकली आहे तर उद्या बँकेला टायर लावून पळून जायला किती वेळ लागेल? आणि जर उद्या असं घडलं आणि वर्तवल्या जात आहे की चेअरमन आणि संचालक काही दिवसात भारताच्या बाहेर निघून जाण्याच्या तयारीत आहेत, त्याच्यासाठी आपल्याला त्यांना अडवणं जरुरी आहे. प्रशासनाला आम्ही कळवलेलं आहे, पण तरीही अजून प्रशासन कुठल्याही प्रकारची कारवाई करत नाही.
जे प्रशासक पहिले होते काकडे साहेब ते तर आता तिथून गेले, त्यांच्या जागेवर आले बाराते साहेब, जे स्वतः DDR पण आहेत आणि प्रशासक पण आहेत, म्हणजे त्यांच्याजवळ दोन्ही पॉवर्स आहेत. त्यांच्याकडे पूर्णपणे क्षमता आहे सगळे निर्णय घेण्याची. कारण ते DDR म्हणूनही घेऊ शकतात, त्यांना कोणाला विचारायचं नाहीये. प्रशासक म्हणूनही ते घेऊ शकतात, त्यांना कोणाला विचारायचं नाही. आज बँकेचे 197 करोडचं लोन थकवासी, त्याच्यासाठी त्यांना 101चा दावा टाकावा लागतो. त्याचीही ते कारवाई करत नाहीये कोणावरही. आणि काही दावाचे 101 मध्ये जे जप्तीचे कायदे काढलेले असतात त्याचं पत्र मिळालेलं असतानाही ते कोणाच्याही खातेदाराची जे कर्जधारक आहेत त्यांची प्रॉपर्टी ते जप्त करायला जात नाही. त्यांनी आता फक्त एक नोटीस पाठवली, जाहीर प्रकटन दिलं. त्या जाहीर प्रकटनामध्ये 1 करोड 6 लाखाचे फक्त सोनं गोल्ड लोनचं त्यांनी बाहेर काढलं. 1 करोड 60 लाख. या 1 करोड 60 लाखाची वसुली करून ते किती लोकांना पैसे देणार? पण 197 करोड यांची वसुली बाकी, त्यांच्यावर हे का कारवाई करत नाही? कलम 81 प्रमाणे आणि 82 प्रमाणे कोणी कोणी कर्ज वाटपाला मंजुरी दिली, त्यासाठी त्यांनी काय काय कागदपत्र घेतले, हे कलम सुद्धा ते वापरत नाहीये. त्याच्यामुळे त्यांचे हे व्यवहार संशयास्पद वाटत आहेत. हे मजा करतायत आणि खातेदार रस्त्यावर आले, त्याची त्यांना कुठलीही काळजी नाही. नमस्कार मित्रांनो, जय श्री राम, जय संगठन. आप लोग आए यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हमारा प्रभुत्व उनको पता चलेगा कितने हम पीड़ित हैं. हम 10 महीने 12 महीने हमको हो चुके हैं, अभी तक कुछ पैसे आ नहीं रहे हैं. और ये घोटाला कैसे क्या चल रहा है उसकी मैं आपको थोड़ी सी एक वो देता हूँ कि किस तरह से घोटाला इन्होंने किया है करके. ये क्या हुआ है कि ये जो अपने चेयरमैन साहब हैं, ये एक बिल्डर हैं, बड़े बिल्डर, इधर उधर से ज़मीन वगैरह लेते रहते हैं. उन्होंने 2 शाखाएँ खोल रखी है जहाँ से पैसा हम लोग जमा करते हैं, कहीं से भी. सर देखो, अभी अपन संस्कारी लोग हैं, अपने से इतनी जल्दी नहीं होगा कि अपन साहब नहीं बोले करके. तो उन्होंने क्या किया, एक मोडस ऑपरेंडी बता रहा हूँ कैसे इनका प्रचलन हुआ, कैसे अपना पैसा गलत रास्ते चला गया. हम लोगों ने विश्वास किया, बुजुर्ग जैसे कुलकर्णी काका बोले कि भाई हमारी पूरी जमा पूंजी हमने वहाँ रखी. वो पूंजी वहाँ रखने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस पूंजी का किसी अपात्र को और कुपात्र को उसको दे दिया. मतलब बैंक का काम यही रहता है कि अपने से जमा लेवें, अपने को ब्याज देवें और दूसरे को जमा वो एडवांसेस देवें और उससे ब्याज लेके अपना काम चलाएं. तो उन्होंने ऐसे आदमियों को दे दिया, या यूँ कहिए हमको ये जो पता चला है कि उन्होंने खुद ने ही ले लिया किसी दूसरे नाम से वो पैसा, और वो पैसा उन्होंने जिस भी संपत्ति में निवेश किया उससे उनको भरपूर फ़ायदा हुआ, मोटा उनको नफ़ा हुआ. उसके बावजूद भी वो नफ़ा छोड़िए, उन्होंने जो लिया हुआ पैसा भी वापस नहीं लौटाया बैंक को. इस वजह से हम लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं. तो अब वो परिस्थिति में आ गए तो उसके लिए निपटान के लिए हमको क्या करना, उसके लिए हम लोगों ने कमर कसी हुई है. हम लोग पुलिस को अभी तक हमने आज दिन पर्यंत तक हमने किसी पॉलिटिकल को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि हमको पता है ये बैंक अगर चालू हो सकती है, क्यों हो सकती है, मात्र इसकी 2 शाखाएँ हैं. 2 शाखाएँ होने से कोई इतना बड़ा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है. पुलिस को हम बारंबार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि MPID कायदा इसमें लागू किया जाए. MPID कायदा क्या होता है कि छोटे छोटे जो संस्थाएं हैं, जैसे अपनी पद संस्थाएं जिसे आप कह लो, या कुछ इस तरह की संस्थाएं जो होती है ना, उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है कि उनके जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा कैसे की जाए. वैसे ही सभी सरकारों ने बनाया है. वो कानून के लिए अहमदनगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर वो कायदा लागू किया है वहाँ के DSP साहब अमोल भारती साहब ने. और उसमें ये तरतूद होती है, उसमें ये विधान होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ संचालकों तक ही नहीं जाता, उन्हीं की संपत्ति नहीं लेता, जिस आदमी को अपना पैसा दे दिया है यानी बोरोवर्स, उन तक भी पहुंचता है. और उन्होंने उस संपत्ति को इधर उधर खुर्द-बुर्द करके अपना पैसा डुबोया है, वो पैसा भी उनको वापस लाने का पूरा अख्तियार रहता है. तो उन्होंने क्या किया है, अहमदनगर बैंक में कम से कम भी 11 ऐसे बोरोवर्स को उन्होंने उठा करके जेल में बंद किया, और उन लोगों से कम भी नहीं तो 50 करोड़ से ऊपर की वसूली अब तक की जा चुकी है. ये अहमदनगर का है. तो हम बारंबार CP साहब से निवेदन कर रहे हैं. पहले मनोज
मनोज लोहिया साहब थे, उनसे हम मिले हैं। उसके बाद में संदीप पाटिल साहब से मिले हैं, इन पर्सन मिले हैं, उनको निवेदन दिए हैं। और अभी आज हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं माननीय सीपी प्रवीण पवार साहब से भी, उनसे भी निवेदन करेंगे। और उसके पश्चात हम दिलीप स्वामी साहब जिला कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, निवेदन करेंगे। ये हमारा अभी तक का इसमें वो है। अगर उससे भी पार नहीं पड़ती है तो हम ऊपर भी लिख रहे हैं और ऊपर के लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। आप लोगों का संगठन इसलिए ज़रूरी है। मैं बीच में खड़ा होकर के सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोलना शुरू किया है, जैसे कुलकर्णी साहब ने बोला, आप लोगों को अपने मनोगत व्यक्त करने हैं। जैसे हम तड़फ रहे हैं हमारे पैसे के लिए, और हमारे को देखते ही वहाँ के जो भी कर्मचारी बैंक के डायरेक्टर या जो भी हैं वो ऐसे बिल्कुल हमारे को देखते ही तड़फड़ा जाते हैं कि ये क्यों आ गया करके। वैसी की वैसी स्थिति आप हर एक आदमियों के साथ उनकी होनी चाहिए। कोई भी एक आदमी वहाँ जाता है बैंक के अंदर, वो ताले नहीं खोलते हैं आपके लिए, वो आपको आकर के ढंग से आपसे बात नहीं करते हैं, अपने पैसे के ऊपर मजे कर रहे हैं और अपने को ही जो है दूर कर रहे हैं उस पैसे से। तो उसके लिए आप सब लोगों को आगे आना होगा। ये नहीं सोचना कि हाँ चौंडिया साहब देख रहे हैं, अग्रवाल जी देख रहे हैं, कोई और देख रहे हैं। आपको निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, वो सब लोग यानी हम लोग हमारे पैसे के लिए देख रहे हैं। कोई किसी दूसरे के पैसे नहीं देख रहे हैं। लेकिन चूंकि आप बोल नहीं पाते हैं, इसके लिए हम थोड़ी सी हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आप कृपया आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पैसे मांगने के लिए आवाज़ उठाएं। जब तक आपकी खुद की आवाज़ नहीं उठेगी, आप निश्चित मानिए आपका पैसा संचय में है, आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपकी आवाज़ उठी तो आपका पैसा मैं ब्याज भी आ सकता है। मैं ब्याज वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर मान लो ये बैंक चालू हो जाती है, MPID कायदा अगर लग गया इस पर, तो बोरोवर्स तक जाता है वो कानून, न कि सिर्फ डायरेक्टर्स तक, बोरोवर्स तक जाता है। वहाँ से आपका पैसा आता है और पैसा आता है तो बैंक चालू होती है। बैंक चालू होती है तो आपका ब्याज भी मिलता है, आपका पैसा भी मिलता है। अगर बैंक चालू नहीं होती है तो DIC जैसी आपको पैसा देगी, वो 5 लाख रुपए तक देगी, उसके ऊपर के पैसे का क्या। ऐसे करीब 70 से 80 करोड़ रुपए हैं जो 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की FDयां जिन्होंने की हुई है, उनको 5 लाख मिल जाएंगे, बाकी पैसे उनके अंधेरे में, उनके पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा ये है, जब अगर बैंक लिक्विडेशन में जाती है तो बैंक की संपत्तियां बिकेंगी, वो होगा, कब होगा क्या होगा मालूम नहीं, 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको आपके पैसे को वसूल करना है, आपको मिले, तो इसके लिए आपको बिल्कुल आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के उस पैसे के लिए चिल्लाना पड़ेगा। जहाँ भी जाना है, जिससे भी जाना है, उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमको हमारा पैसा आना है। क्योंकि हर एक का पैसा यहाँ पे कोई जुए सट्टे का पैसा है नहीं, हार्ड एंड मनी है। ज़्यादातर महतारी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने अपना पेंशन का पैसा लगाया है। कोई किसी को बच्ची की शादी करनी है, किसी को आजारी पड़ने का कुछ इलाज करा के लेना है, किसी ने क्या करना है, तो वो पैसा अब अपना खुद का पैसा होकर के अपने को काम नहीं आएगा तो फिर उसका महत्व क्या रहा। इसके लिए मेरी सिर्फ आपसे ये विनती है, आप अपने मन में कोई भी कुशंका नहीं रखें, कोई भी ऐसा मत सोचे कि पैसा अपने आप आने वाला है। ये बैंक वाले आपको कह रहे हैं साहब आप रुको, 15 दिन और आएगा, 15 दिन और आएगा, 15 दिन और रुको। ऐसा करते करते जो लास्ट में 27 मार्च को जो पैसा आया था आप लोगों के खाते में 29 मार्च को क्रेडिट हुआ, उसके बाद में एक नया पैसा नहीं आया है। तो उसके लिए अपने 4 महीने जा चुके हैं, अभी आगे भी। हॅलो, हां, माझं नाव प्रकाश नारायण कुलकर्णी आहे. माझं 74 वय. पुढचं आयुष्य किती आहे मला माहीत नाही, पण मला कुठल्या प्रकारचं पेन्शन मिळत नाही आहे. मी माझी रक्कम अजंठा बँकेत ठेवली आहे आणि गेल्या 9 महिन्यापासून मला एकही पैसा मिळत नाही आहे. इतके माझे हाल होत आहे, कोणाला सांगावं. हे कपोते साहेब, मी त्या दिवशी कोर्टात गेलो, त्यांनी मला जीव घातलं. अशी परिस्थिती माझी वाईट आहे. आता काय सांगावं. मी अजंठा बँकेत अनेक चक्रा मारल्या, पण यांचे उत्तरं काही व्यवस्थित देत नाही. माझे जवळजवळ 10 लाख रुपये अडकलेले आहेत आणि त्याच्या व्याजावर माझं चाललं होतं, पण अजून काही नाही. सध्या परिस्थिती एवढी वाईट आहे की बस कपोते साहेब, दानवे साहेब जे प्रयत्न करतात त्यांना यश लाभो, तसे जे चौंडे साहेब हे देखील खूप प्रयत्न करत आहे, यांना देखील यश लाभो ही माझी इच्छा. जनता क्रांतिकृति समिति के सभासदों को मेरा सबको नमस्कार और सबको अभिनंदन। आज सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए अभिनंदन। थोड़ा आवाज़ बढ़ा दो सर। अभिनंदन। आज इसलिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ कि पुलिस कमिश्नर साहब के पास से संभाजी पवार का फ़ोन आया था। संभाजी पवार साहब अभी इसमें आए वाले बैंक के अंदर, और उनका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है बता रहे थे, पर मैंने उसको नहीं माना। आज कमिश्नर साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिल चुका है। हाँ,
नियमों के सामने दीजिए। और आज इसी संगठन का इस्तेमाल करते हुए आज सभी लोग पुलिस कमिश्नर साहब, नए कमिश्नर साहब आए वाले, उनसे मिलने के लिए जाएंगे और जो भी समस्या है अपनी उसके सामने पेश करेंगे। और जो संभाजी पवार साहब ने जो ढिलाई किया, जो प्रोग्रेस होना चाहिए था, वो प्रोग्रेस आज अपने इसमें नहीं है। आज उसी को बताएंगे और जहाँ पर तक हो सके कि कहाँ पर है ये अध्यक्ष जो अपने बैंक का कहाँ पर है, ये उनको लोकेशन भी बताएंगे, जबकि उनके पास सारी सुविधाएं है, फिर भी उन लोगों ने उसका प्रॉब्लम नहीं किया। लेकिन आज अपन बताएंगे कि वो लोकेशन कहाँ पर है उसका, और वो किस तरीके से फ़ोन पे बात करता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करता है, वो आज बताएंगे और उसको अरेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो सके उसकी संपत्ति जिस तरीके से बेची जा रही है और बैंक का नीचे मजला जो जिस तरीके से बेचा गया है, उसके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स भी आज मिल चुके, वो भी पुलिस कमिश्नर साहब को बताएंगे कि मूल अस्तित्व में बैंक नीचे थी और इस स्थलांतरित तो ऊपर की गई। बाकी जी, मेरा पूरा नाम शेख अरुण शेख सुबान है, क्रांति समिति का अध्यक्ष हूँ। मी सीमा वसंत राठोडचे 15 दिवस झाले FD केली होती आणि त्याच्यानंतर बँकेचं असं झालं, तर माझे 5च्या आतच आहेत पैसे। नाही सर, मी गावी होते काल परवा। क्लेम फॉर्म अगर नहीं भरा तो अभी भी भर सकते हैं, उसकी चिंता मत करिएगा कि डेट चली गई वो चलेगी। आप ऑनलाइन जाकर के भर दीजिए, पेपर यहाँ सबमिट कर दीजिए, आपका क्लेम मिलेगा। बँकेत तो आमच्या ठेवी ज्या आहेत त्या ठेवीमुळे आम्ही सदस्य रुपयांची बँकेत ठेवली आहे, त्या ठेवीमुळे आम्हाला खूप अडचण होऊ लागली। ठेवी परत करत नाही आणि आम्हाला म्हणजे 5 लाख जरी म्हणतात, परंतु तेवढे ते क्लेम आले नाही। 6 लाखाचे असले तर 5 लाख द्यायचे असतात, पण ते सुद्धा आलेले नाही। आणि या बँकेनं हित पुरस्कार जे फेक FD म्हणजे बोगस FD केलेले होते, त्याचे अगोदर क्लेम मागवले आणि आमचे 70 क्लेम असून ते आम्हाला अजून क्लेम मिळाले नाही। माझं नाव विस्पुते जयन। सर, हमारा ये कहना है कि अजंता अर्बन के जो भी ठेवीदार हैं उन लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी बैंक में रखा है और बैंक वाले उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे हैं, इनकी मदद भी नहीं कर रहे हैं कि DICGC से इनका क्लेम जल्दी से जल्दी मिले, और DICGC वाले भी इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो अभी जाएं तो जाएं कहाँ? बैंक में जाते हैं तो बैंक के दरवाजे बंद कर रखे हैं, जो भी RBI के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। बैंक का लाइसेंस अभी तक रद्द नहीं किया गया है, इसलिए इनको बैंक खोल के रखना अनिवार्य है। लेकिन ये मनमानी करते हुए बैंक के ताले लगाए हुए हैं और अब अंदर बैठ के क्या और घोटाले कर रहे हैं, इसका भी संशय हो रहा है। तो इनके पैसे मिले, इसके लिए हम पुलिस के कमिश्नर के पास भी हम जा रहे हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि इसमें आप MPID कायदा लगाएं। उस कायदे के अंतर्गत फॉरेंसिक जांच संभव हो पाएगी। फॉरेंसिक जांच संभव होगी तो जैसे नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 65 करोड़ का घोटाला 291 करोड़ का निकल के आया है अभी तक, वैसे कि वैसे इनका 97.41 कोटि का घोटाला हो सकता है 350 या 400 कोटि से ऊपर जाए। इसके लिए हमारे को सबको जाकर के एकत्रित होकर के CP से गुहार लगानी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि आप इसमें एक्शन लीजिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं पुलिस वाले भी, तो हम ठेवीदार मिलकर के सारे सड़कों पर भी उतरेंगे और हमारी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे कि ऐसे पुलिस वाले इसमें एक बैंक में लगा रहे हैं, वही जांच अधिकारी है, 2 बैंकों में लगा रहा है, औरंगाबाद की ही 2 बैंकें हैं और इस बैंक में नहीं लगा रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? इससे किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान होता है। कायदे की व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक है, उसके लिए ठेवीदार जिम्मेदार नहीं रहेंगे। सर, जैसा कि आपके लोग डिमांड कर रहे हैं MPID कायदे बैंक पर लागू होना चाहिए, क्या? देखिए, MPID कायदा बना ही सभी स्टेट में काम करता है और वो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, और वो कायदे के लिए एक संशय था कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू नहीं होता ऐसा करके। तो इसके लिए नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, माजी चेयरमैन श्री राजेंद्र जी अग्रवाल हाईकोर्ट, औरंगाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में उन्होंने याचिका दायर की कि साहब हमारे ऊपर MPID कायदा लगा दिया है, उसको हटाने की व्यवस्था करें। तो औरंगाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने ये व्यवस्था दी कि नहीं, ये कायदा आप पर लागू होगा। उन्होंने इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के एक केस का जिक्र किया कि यहाँ पे इन्होंने लागू किया है और ये कोऑपरेटिव बैंक्स में भी लागू है।
सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और गवर्नमेंट ओन्ड अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो उस पर यह कायदा लागू नहीं होता है, बाकी सभी कोऑपरेटिव बैंक्स पे लागू है। ऐसा उन्होंने निर्णय दे करके उनकी याचिका खारिज कर दी। 6 मई 2024 को अभी आदेश दिया है उन्होंने। वो आदेश भी हमने इनको पुलिस कमिश्नर को सादर किया है। उस पर पुलिस कमिश्नर साहब से मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, श्री संदीप पाटिल साहब से। उन्होंने पूरा पढ़ा है उसको और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी बैंक का रहे, किसी भी प्रांत का रहे, ये कायदा हमारे लिए सफिशिएंट है, हम इस पर लागू कर सकते हैं। लेकिन उनकी बदली हो गई। ठेवीदार है आपके बैंक? हमारी बैंक में करीब टोटल 26,000 करीब ठेवीदार हैं। उनमें से जो क्लेम पहुँचे हैं वो करीब 15,500 करीब ठेवीदारों के पहुँचे हैं DICGC के पास। अभी भी 9,000 ठेवीदारों को क्लेम जाना बाकी है, जिनमें से करीब 8,000 या 7,900 ठेवीदारों के क्लेम आ गए हैं। बाकी के करीब 7-8 हज़ार के क्लेम अभी आने बाकी हैं। मागणी काय काय आहे? आमची मागणी एक आहे की ग्राहक संरक्षण कायदा MPID ॲक्ट बँकेवर लावावा, फॉरेन्सिक ऑडिट होऊन एक्झॅक्ट किती घोटाळा आहे तो कळावा, सगळ्या संचालकांना अटक करून त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचे आलेले पैसे आम्हाला आमचे परत द्यावे। जर आम्हाला रस्त्यावरून आंदोलन करावं लागणार आहे, उपोषणाला बसणं, रस्त्यावर आंदोलन करणं किंवा अजून तत्सम काही गोष्टी करून आम्हाला त्या पद्धतीने करावं लागेल। आणि त्यासाठी आम्ही सरकारला पण एक विनंती करतोय की बाबा तुम्ही या सगळ्या घोटाळ्यामध्ये लक्ष घाला, आम्हाला आमचे पैसे कसे परत मिळतील, बँक परत कशी चालू होऊ शकते किंवा आमचे पैसे कधी मिळतील याच्यावर तुम्ही स्वतः लक्ष घालून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी लक्ष घालावं आणि आम्हाला आमचे पैसे मिळून आम्हाला आमच्या राहण्याचा सुविधा आमची करून द्यावी। माझं नाव मंगेश कपोते। बैंक के कर्मचारियों ने, बैंक के मैनेजर ने और बैंक ने इसने मेरे मम्मी पापा जो है कि अनपढ़ है और उनको अंगूठा आता है, सबसे पहले उन्होंने सभी बैंक के जितने भी मेरे मम्मी पापा के थे FD उसको मॉडिफाइड कर दिया, जानबूझ के मॉडिफाइड किया और उनको तकलीफ में लाया। उसके ओरिजिनल आज भी उन्हीं के पास जमा है। इसकी तकरार में सबसे पहले सहकार आयुक्त को और सभी को किया और उसके बाद में साबित करा के दिया कि भाई प्रशासक सुरेश पंडितराव काकड़े इसने ऐसा फ्रॉड किया है और उसने बैंक के भलाई के लिए ऐसा कुछ काम किया है जिसके बदौलत है उसको एक कार दी गई, उसका वेरिफिकेशन हुआ, उसकी चौकसी हुई, चौकसी के अंदर साबित हुआ। उसके बाद प्रशासकीय अधिकारी सुरेश पंडितराव काकड़े को बदली किया गया। उसके बाद में प्रशासक बोलकर DDR को सुरेश बाराहते को किया गया और आज भी सुरेश बाराहते जो है बैंक में नहीं आ रहा है, बैंक में लॉक है। और मेरी आज प्रशासन से ये मांग है कि सभी खातेदारों के और सभी मेरे अलावा सभी के जितने लोगों के आज भी 1 रुपये नहीं आए वाले, ये लोगों ने आज भी DIC को क्लेम भेजा ही नहीं, और भेजा है तो उसमें खाते नंबर में खाड़ा खोड़ की है या कुछ भी तरीके से खाड़ा खोड़ की, जो कि फॉर्म वापस आ रहे हैं और सभी खातेदार फिर से क्रांतिकृति समिति के तौर से फॉर्म भर के सहकार आयुक्त को दे रहे हैं और सहकार आयुक्त से वो DIC को जा रहे हैं, तो इनके थ्रू क्यों नहीं जा रहे। और मेरी पुलिस प्रशासन से ये डिमांड है कि ये बैंक नीचे की स्थानांतरित करके ऊपर कर दी गई है, जिस कारण से जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैंक के ऊपर 2nd फ्लोर पे जा नहीं पा रहे और मेन जो है जो बैंक के नीचे जगह थी उसको बेच दिया गया। और दूसरी बात, औरंगाबाद में शायद ही कोई ऐसी बैंक होगी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो, लेकिन एक अजंता बैंक ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। अजंता कोऑपरेटिव बैंक से जब पासिंग ली गई थी, जब इलेक्ट्रिसिटी थी, लाइट बिल था, टैक्स था, और आज टैक्स और लाइट बिल है नीचे का, ग्राउंड फ्लोर का, और ऊपर 2nd फ्लोर पे बैंक को स्थलांतरित कर दिए बाराहते साहब ने, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, जिसकी मैं MSCB को तकरार कर चुका हूँ। उसके बेसिस पर MSCB ने जो इलीगल जो लाइन जोड़ी हुई थी उसको कट कर दिया गया था। कनिष्ठ अभियंता जिनसी फ्यूज कॉल सेंटर के उन्होंने आके उसको कट कर दिया था, लेकिन आज भी उसको अंदर फिर से उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल जोड़ दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। आगे आप लोगों की क्या क्या इसमें डिमांड रहेगी? आज के डेट में अंदर हम लोग पुलिस कमिश्नर जो नए साहब आए वाले उनसे मुलाकात करेंगे और उनके हमारे जितने भी कहने हैं उनके सामने मांडेंगे, और उसके बाद में सुरेश पंडितराव काकड़े की तरह जिस तरीके से उन्हें गैर कानूनी काम किया गया उसी तरीके से नवीन प्रशासक जो है अपना बाराहते साहब वो भी कर रहे हैं उस तरीके से, उसकी कंप्लेंट करेंगे। और उसके बाद विभागीय आयुक्त साहब भी नए आए हुए, वहाँ पर विभागीय आयुक्त आके फिर से डिमांड करेंगे कि भाई ये फॉरेंसिक ऑडिट के लिए आप आदेश दिया जाए, और फॉरेंसिक ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है बैंक के ऊपर।
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।